नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बात बिहार की, उस बिहार की जहां पर चुनावी लड़ाई, चुनावी जंग अब लास्ट लेग में आ गई है, निर्णायक दौर में आ गई है। कल 7 तारीख है और अंतिम दौर के लिए मतदान होगा। बटन दबाए जाएंगे 78 सीटों पर। और इन 78 सीटों की अहमियत क्या है, 2015 में यहां पर किस तरह के नतीजे थे और किस तरह के मुद्दे छाए, इन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सुकेश, 78 सीटें हैं, पिछली दफा क्या तस्वीर थी इस इलाके में और ये इलाका कौन सा है, ये थोड़ा बताइए। बिहार वासी जानते हैं, बाकी दर्शकों के लिए। देखिए, सीमांचल के इलाके में चुनाव है, कोसी के इलाके में चुनाव है, कुछ मिथिलांचल के इलाके में चुनाव है। तो ये सीमांचल, मिथिलांचल, देखिए ये बिहार वाले समझ लेंगे। ये बता देता हूं। हाँ, सीमांचल बंगाल से लगता हुआ इलाका है, सीमा का अंचल सीमांचल। ये बिहार में मुस्लिम पॉपुलेशन करीब 17% के आसपास है, 16 से 17% के बीच में। दर्शकों की सुविधा के लिए बता दूं कि 17% तो पूरे बिहार की आबादी है, मुस्लिम आबादी। लेकिन ये सीमांचल इलाका जो है वो यहां कंसोलिडेशन मुस्लिमों का बहुत ज्यादा है। एक मैं फिगर देता हूं, जैसे सीमांचल में कौन से इलाके आते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। किशनगंज आता है, किशनगंज में 70% मुसलमान है, 70%। 42% मुसलमान है अररिया में, 43% है कटिहार में, 38% है पूर्णिया में। अब ये वो इलाका है जिसमें, और यहां पर सीमांचल में कितनी सीटें हैं? 24 सीटें। 24 सीटें, अब मतलब 1/3 सीधा। बिल्कुल, 78 में 24 सीटें सीमांचल के इलाके की हैं। ये इस लड़ाई को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। आपने कहा 2015 में क्या सूरत हाल था। देखिए, 2015 बड़ा केक वॉक था। वो इसलिए था क्योंकि एक ऐसा पोटेंट गठबंधन बना था जो न सिर्फ कागज पे बल्कि धरातल पे भी स्वीप करने के लिए ही जैसे बना हो। मतलब आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस। ये एक ऐसा अलायंस था जिसमें मुस्लिमों की भी आस्था थी, नीतीश कुमार का अपना वोट था, ईबीसी, महादलित, हाँ, पूरे इलाके की बात कर रहा हूं, जिसमें कोसी भी आ गया, जिसमें ईबीसी है, जिसमें यादव हैं पॉकेट्स में। हाँ, मिथिलांचल के इलाकों में भी ऐसी स्थिति है जिसमें ईबीसी की संख्या अच्छी खासी है, कुछ फॉरवर्ड कास्ट अच्छे खासे हैं। तो पिछली बार 58 सीटें जीती महागठबंधन ने, 20 जीती बीजेपी ने। ये एक तरफा मुकाबला था। अब इस दफा ये बड़ा क्लोजली कंटेस्टेड गेम लग रहा है। कोई भी पार्टी आखिरी वक्त तक कोई भी एम्युनिशन अपना बाकी रखना नहीं चाहती है। अब पिछली बार का एक और पेच समझिए, यह समझना दर्शकों के लिए जरूरी है। ओवैसी जो प्राइमरीली मुसलमानों की बात करते हैं, वो मुसलमानों के बीच काफी उनकी लोकप्रियता है, तो ओवैसी पहुंचते हैं बिहार और बिहार के सीमांचल इलाके में। पिछले चुनाव में उतरते हैं वो, लेकिन पिछले चुनाव में सीमांचल में वो 6 सीटों पे लड़े थे। वो उस समय थाह ले रहे थे कि मैं कहां हूं। मेहनत उन्होंने की, उनकी पार्टी ने की, उन्होंने संगठन बनाया। इस बार ओवैसी 2400 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। खुद वो 20 सीट पे हैं, उनका गठबंधन, उन्होंने उस अम्ब्रेला को बड़ा करने की कोशिश की है। तो 24 सीटों पे ओवैसी चुनाव मैदान, सीमांचल की 24 की 24 सीटों पर, सीमांचल की 24 की। पर ओवैसी को यह भी कहते हैं कि वो दरअसल बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी का फायदा करते हैं विपक्ष की वोट काट कर। उसका जवाब लगातार ओवैसी दे रहे हैं और वहां के जो वोटर हैं वो मुतमईन है कि नहीं उनकी बात से, उस पर डिपेंड करता है। हाँ, वो बार-बार सीधी टक्कर मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये मुझ पे आरोप लगाती है, बाकी दूसरे दल मुझ पे आरोप लगाते हैं। बिहार की ही बात कर लीजिए या पूरे देश की बात कर लीजिए तो पिक्चर साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि करीब 175 सीटों पे लोकसभा के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी भिड़ंत हुई, उसमें तो ओवैसी कहीं नहीं था। करीब 150 सीटें उसमें बीजेपी ने जीती, ओवैसी कहां था? ओवैसी नहीं था। अब इस तरीके की बातें, औरंगाबाद जाकर मैं शिवसेना को हराता हूं, शिवसेना सांसद को मैं अपनी प्रेजेंस फील कराता हूं, औरंगाबाद में कद्दावर नेता को हराता हूं। आज
महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? शिवसेना और कांग्रेस की। आरोप मुझ पे लगाते हैं कि मैं बीजेपी से मिल गया। पर एक बात ये तो चीजें- साफ है ना, 24 सीटों में अगर कुछ सीटें ओवैसी जीत जाते हैं या वो अच्छी खासी वोट हासिल करते हैं, नुकसान तो वो विपक्षी महागठबंधन का करेंगे। इसी का जवाब दे रहे हैं। मैं आई एम ट्राइंग टू बी ए डेविल्स एडवोकेट, हाँ, और मैं उनकी बात कह रहा हूं कि ये बात अगर दर्शकों के, वोटर्स के समझ में आती है, उनके वोटर्स को, कि बात तो ये ठीक कह रहा है। हाँ, भाई इस बार देखिए बीजेपी और जेडीयू ने बड़ी स्ट्रैटेजिकली गेम चला है। इन सीमांचल इलाकों में बीजेपी और जेडीयू करीब करीब बराबर सीटों पे, मेरे ख्याल से 13 सीटों पे जेडीयू है, 11 पे बीजेपी है, या मैं ये फिगर रिवर्स हो सकता है, 11 जेडीयू है, बीजेपी 13 पे है। पिछली बार जो 24 सीटें थी, अब जब सिर्फ सीमांचल की बात कर लेता हूं, पिछली बार इन 24 में 14 सीटें जीती थी यूपीए ने। पूरे रीजन को तो स्वीप किया, लेकिन सीमांचल में 9 सीटें एनडीए ने भी जीती थी। एनडीए मतलब बीजेपी बीजेपी। हाँ, आरएलएसपी और हम ये साथ में थे। मतलब मैं एक यूपी और एनडीए के टर्म्स में बात करता हूं, तो उस एक तरफा मुकाबले में भी 14 में 9 सीटें एनडीए ने जीती, एनडीए माइनस जेडीयू, माइनस जेडीयू। हाँ। बीजेपी ने जीती। हाँ। मैं अब स्पेसिफिक्स पे आ जाता हूं, चलिए, वहां कोई दूसरी पार्टी नहीं थी, बीजेपी ने जीती 9 सीटें। ये वो इलाका है जिसमें पोलराइजेशन की गुंजाइश होती है। अगर एक तरफा वोट अगर किसी एक दल को पड़ने लग गया, मुस्लिम अगर एक तरफ रुझान हो गया उनका, तो बाकी जो दूसरे कंसोलिडेशन हो जाती है। दूसरा कंसोलिडेशन, हिंदू कंसोलिडेशन। और इसीलिए अंतिम चरण में बिहार के चुनाव में जो दरअसल विकास के मुद्दों पर केंद्रित दिखा पहले दो दौर में, इक्का दुक्का वाकया आप छोड़ दो, तो यहां पर घुसपैठियों ने एंट्री मार ली, सीए एनआरसी की बात होने लगी, प्रधानमंत्री ने भी जय श्री राम के नारे का उद्घोष कर दिया, तो यहां हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की गई तीसरे दौर। बहुत, मुझे लगता है बहुत टैक्टफुली की जा रही है। और नीतीश कुमार कहते हैं अरे कोई किसी में दम नहीं, ये फालतू की बातें हो रही है, किसी में दम नहीं, कोई किसी को बाहर नहीं निकाल पाएगा। उन्होंने 2 बातें की हैं। एक, उन्होंने बीजेपी से उलट लाइन ली है। उन्होंने कहा एनआरसी पे तो हम बाकायदा प्रस्ताव लेकर आए, और जब तक एनआरसी नहीं होगा तो सीए क्या, तब तक सीए का कोई मतलब नहीं है। तो वो मुसलमानों में वो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा, या कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो वो कहते हैं जो कंफ्यूजन लोग फैला रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। इस बहाने वो कुछ वोट इस समुदाय के भी झटकना चाहते हैं। वैसे भी वो ज्यादा सीटें वहां लड़ रहे हैं जहां ईबीसी की कंसोलिडेशन ज्यादा है, तो कुछ मुस्लिमों को अपनी तरफ, अपनी जो उनकी अपनी व्यक्तिगत छवि है उसके आधार पर कुछ वोट काटे, और उसमें उन्होंने छौंक लगाया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। उनका ये बयान कि तो मेरा भरोसा और धमकी, ये गुड कॉप बैड कॉप बीजेपी जेडीयू मिलकर कर रहे हैं। गुड कॉप बैड कॉप है कि इस इलाके में आपको एक कंफ्यूजन पहले से है। ओवैसी जो भी वोट काटेंगे, आरजेडी को लग रहा है कि ये हमारा वोट होगा। नीतीश कुमार ने अपनी एक चाल चल दी है। आरजेडी इस हिंदू मुसलमान में नहीं फंसना चाहती, क्योंकि उसने एक लार्जर गेम ये बनाया हुआ है कि हम तो भाई नौकरियां देंगे, युवाओं को देंगे, युवाओं को नौकरियों की जरूरत है, और उससे मुसलमान अछूता नहीं है। तो वो एक लार्जर ऑडियंस को काटर करना चाहते हैं, जिसमें मुस्लिम भी हैं, कि आपको वोट हमें देना चाहिए, अपना वोट आप वेस्ट मत करें। ये तो सीमांचल की बात हो गई, मिथिलांचल और कोसी इलाके की भी बात करें। और नीतीश कुमार को यहां तक कहना पड़ गया कल कि देखिए ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। अब क्या वो रिटायरमेंट की वो इमोशनल अपील वो सहमे हुए हैं, या ये एक चुनावी रणनीति है कि भाई अभी आगे देखिए, कल किसने देखा, लेकिन आज मैं ये कहकर क्या लोगों की सिंपैथी लेना चाह रहे हैं? बिल्कुल, अंत भला तो सब भला। उन्होंने कहा अंत भला तो सब भला। हाँ। अब मुझे ध्यान आया सुबह कि एक पुरानी कहावत है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, और एक है मॉर्निंग सोज द डे। अब क्या हुआ है इन 2 चरणों के चुनाव में, क्या ये क्लोज कॉन्टेस्ट को देखते हुए पहले दौर में याद नहीं आया? अगर उनका अंतिम चुनाव था, पहले दौर से कहते, शुरुआती दौर से कहते कि देखिए भैया मेरा ये अंतिम चुनाव है। देखिए, शुरुआत में तो ये माना जा रहा था कि ये नो गेम है, तेजस्वी विल प्रूव टू बी ए नो मैच फॉर नीतीश कुमार। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चुनाव का संचालन किया है,
मुद्दों पे टिके रहे हैं, वो वाइब्स दिखाई देने लग गई जनता में, तो धीरे धीरे ये मानस लगता बना नीतीश कुमार का कि ये दांव भी खेल देना चाहिए। मैं आपको एक और फिगर देता हूं, और ये कॉन्फिडेंस जनरेट करता था इस इलाके में लोगों को कि क्या होगा। लोकसभा के चुनाव का एक पैरामीटर अगर उसको भी माने तो लोकसभा चुनाव में यहां 27 सीटों पे भाजपा आगे थी, 37 सीटों पे जेडीयू आगे थी। इन इलाकों में जेडीयू ने चुनाव लड़ा। हाँ, ये लोकसभा चुनाव को आप विधानसभा में परिवर्तित कर दीजिए। हाँ। लोकसभा लोक जनशक्ति पार्टी 6 सीटों पे आगे थी, राजद सिर्फ 2 सीटों पे आगे थी, कांग्रेस 4 सीटों पे, एआईएमआईएम 2 सीटों पे, एआईएमआईएम किशनगंज की 2 सीटों पे आगे थी। मतलब इसको ये विधानसभा के चुनाव में ट्रांसलेट नहीं करेगा, लेकिन इससे आपको एक सेंस मिलता है कि इस इलाके में ईबीसी, फॉरवर्ड कास्ट, कुछ मुस्लिम जो नीतीश कुमार समझते हैं कि वो हमें वोट करते होंगे और दिया होगा, उसकी वजह से ये कंसोलिडेशन आपको यहां लाकर खड़ा करता है। 37 और 27 64 हो जाता है 78 में से। जी, ये एक तरफा मुकाबला था पिछली बार लोकसभा के चुनाव में, लेकिन क्या वो दोहराया जाएगा विधानसभा के चुनाव में? इसमें कई फैक्टर्स हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। 24 सीटों पे ओवैसी का लड़ना, नीतीश कुमार की इमोशनल अपील, नीतीश कुमार का ये कहना कि कोई किसी को बाहर नहीं निकाल सकता, क्या ये भी एक प्ले में आएगा क्या? और फिर बीजेपी का वो उनका जो पोलराइजिंग एक उनकी स्ट्रैटेजी होती है, जो उनके हर नेता का बयान आ रहा है, ये एक सेंस ऑफ फियर भी क्रिएट करता है। तो आप एक तरफ मुस्लिम को करते हो तो दूसरे सभी समुदाय के लोग जो है, हिंदू समुदाय में जितने समुदाय हैं, वो शायद एक तरफ वोट करते हैं और उसको वोट करते हैं जो उनको हराने की स्थिति में हो। इसमें अब देखने वाली ये बात भी हो जाएगी, मुसलमान टूटता है, छिटकता है या लामबंद हो जाता है इस बार। हाँ, मतलब एकजुट होके अगर वो दूसरे कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब किए बिना लामबंद होता है तो ठीक है, अगर वो लाउड होकर लामबंद हो जाता है तो काउंटर पोलराइजेशन का खतरा है। और फिर इस इलाके में जेडीयू बीजेपी अच्छा कर सकती है, और इसी पे मुझे लगता है कि एनडीए बैंक कर रहा है। तो ये देखिए, निर्णायक दौर की जो लड़ाई है, अंतिम दौर की लड़ाई, ये बहुत ही दिलचस्प है, और कहीं ना कहीं मामला अटका जरूर है कि संन्यास लेने तक की घोषणा करनी पड़ जाती है नीतीश कुमार को। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।